डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के रिलीफ के बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी। आज हम राजस्थान के जो अलग अलग रिलीफ्स हैं उनके बारे में, जो ऊंचाई हैं या राजस्थान के जो हियोग्राफी के जो रीजन्स हैं उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे विस्तृत क्षेत्र है। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र एक शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ विस्तृत क्षेत्रों में बालुका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। तो कहीं पर बंजर चट्टानें और कहीं पर अपवर्तित शैलें पाई जाती हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र न केवल राज्य का अपितु भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ वायु क्रिया का प्रभुत्व है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ भी मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ सबसे प्रभावकारी कारक होते हैं वायु। तो आप परिस्थिति की दृष्टि से मरुस्थलीय है। ये एक वृहद रेतीला मैदान है जिसका संपूर्ण विस्तार लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन सिंचाई के विस्तार के कारण जो 3-4 जिले गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इन जिलों में मरुस्थलीय प्रभाव कम दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में ये भौतिक रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र ही हैं। केवल सिंचाई की सुविधा के कारण ये क्षेत्र के मरुस्थलीय क्षेत्र से हट करके ग्रीन इकोलॉजिकल क्षेत्र में आ गए हैं। लेकिन भौतिक दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र का एक भाग है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र को औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की लगभग 150 मीटर है। यदि किसी भी स्थान पर हमारे को उस क्षेत्र की ढाल देखना हो तो उस स्थान से बहने वाली नदी की दिशा देखने से हमें पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र का ढाल किधर है। लूनी नदी पश्चिम में जाकर गिरती है, इसका मतलब उस क्षेत्र का ढाल पश्चिम की ओर है। ऊंचाई की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उप प्रदेश किए गए हैं। महान मरुस्थलीय क्षेत्र जो भारत पाक सीमा के सारे पूर्णतः बालुका स्तूपों से आच्छादित प्रदेश है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का चट्टानी प्रदेश। लघु मरुस्थल जो चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत है। और अर्धशुष्क प्रदेश जो लुनी बेसिन और शेखावटी को सम्मिलित करता है। यानी ऊंचाई की दृष्टि से इस मरुस्थलीय प्रदेश के हमने 4 भाग किए हैं। महान मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, लघु मरुस्थल और शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र। अर्धशुष्क क्षेत्र वो होता है जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ी बारिश अधिक होती है। ये क्षेत्र पहले यहाँ पर जो जीवाश्म पाए गए हैं, इन जीवाश्म के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ये क्षेत्र पहले यहाँ पर समुद्रिक प्रकार का क्लाइमेट था। लेकिन धीरे धीरे मानव हस्तक्षेप या अन्य प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ये जो समुद्री क्षेत्र है धीरे धीरे मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इस क्षेत्र में दूर दूर तक रेत का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा कई स्थानों पर चूने की चट्टानें भी पाई जाती हैं। जो स्टील ग्रेड चूना पत्थर है उसके लिए जैसलमेर का जो सोनू क्षेत्र है वो स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए विख्यात है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीट है, कांग्लोमेरेट है, बालू का पत्थर है, नीस है, सिस्ट है, ग्रेनाइट आदि प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में वायु एक बहुत शक्तिशाली कारक है जिसकी गति कभी कभी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। यानी यहाँ पर अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? वायु। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जल तो प्रभावित हो नहीं सकता क्योंकि बारिश तो होती ही नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ मिट्टी मिट्टी का विस्तार है। इस कारण यहाँ सबसे जो प्रभावी विस्तृत कारक है वो क्या है? आपका वायु। मरुस्थलीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। आकार, स्वरूप, वायु व दिशा व वनस्पति के आधार पर यहाँ के विस्तृत बालुका स्तूप निम्न प्रकार के हैं। रेखीय या पौनानुवर्ती बालुका स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप और तारा बालुका स्तूप।
अवरोधी बालू का स्तूप, सब्र काफिज बालू का स्तूप। पवनानुवर्ती बालू का विस्तार वो होते हैं जिनका विस्तार पवनों की दिशा के अनुरूप पाया जाता है। ये जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में तथा जोधपुर बाड़मेर जिलों में पाए जाते हैं। अर्ध बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचाई पर और 100 से 200 मीटर की चौड़ाई में विस्तृत होते हैं। ये चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरण, सरकरनी माता, बाड़मेर, ओस या जोधपुर में बरखान देखे जा सकते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण दीर्घ काल तक हवा के एक दिशा में चलने से उनके समकोण पर होता है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को हवा के समकोण पर, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप हवा की दिशा में बनते हैं। बरखान जो होते हैं वो भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग रहता है, यानी जहाँ पर कोई पेड़ वगैरह आ जाता है उसके सारे जब मिट्टी का जमाव होता है तो पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण होता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के सोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र, गंगानगर, सूरतगढ़ के क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ बालू का स्तूप श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। ऊंचाई 10 से 25 मीटर तक होती है। अवरोधी बालू का स्तूप का निर्माण किसी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। सब्र काफिज बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियों में घास के झुंड के आसपास होते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ बालू का स्तूप मुक्त है, यानी वहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ये जैसलमेर जिले में स्थित है। यहाँ पर बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव है और ये क्षेत्र अवसादी शैलों से ढका हुआ है। जैसलमेर नगर के दक्षिण में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क में विशिष्ट उदाहरण जहाँ प्राचीन वनस्पति और जीव। जैसलमेर के निकट एक आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है ये। और यहाँ पर ये जैसलमेर में इसका मेन भाग है, कुछ मात्रा में ये एरिया इसका बाड़मेर जिले में भी पाया जाता है। ये आकलवुड फॉसिल पार्क है, उसमें जो जीवाश्म रखे हुए हैं उनसे ये पता चला है कि कभी ना कभी ये क्षेत्र जीवाश्म समुद्री क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर रहा है। मरुस्थलीय प्रदेश के गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में प्राचीन नदी तल भी पाया जाता है। ये घग्गर के मैदान के नाम से जाना जाता है। घग्गर जो है पुरानी सरस्वती नदी का ही एक भाग माना गया है। मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भूआकारिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। शुष्क रेतीला एवं मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जुआई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो भूआकार की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है इसको? 4 भागों में। शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी जुआई बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। पहला है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो राज्य में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में स्थित है। यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा जो रेखा है वो मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड करती है। पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और पूर्वी भाग जो होता है वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले एवं जोधपुर और चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है और छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में वनस्पति का इस्तेमाल पाया जाता है। दूसरा है लूनी जुआई बेसिन। दूसरा कौन सा है? लूनी जुआई बेसिन, जिसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ये क्षेत्र पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर और नागौर के दक्षिणी भागों में स्थित है। मरुस्थल के केवल इसी प्रदेश में लूनी नदी क्रम विकसित हुआ है। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत से निकल करके दक्षिणी पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। इसके अनेक शाखाएं जैसे जुआई, भूया, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी आदि हैं। ये सभी अंशकालिक प्रवाहित होती हैं, यानी थोड़े समय के लिए जब बारिश होती है तभी ये प्रवाहित होती हैं। बारिश की समाप्ति के साथ ही नदियाँ भी समाप्त हो जाती हैं और इनका तल रेतीला हो जाता है। इस प्रदेश में कभी कभी छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के अंदर पंचपदरा, सनवल्ला, कपन्ना आदि खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। फिर शेखावाटी प्रदेश है बांगड़ प्रदेश। शेखावाटी के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले तथा नागौर जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है। ये प्रदेश मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। यानी यहाँ के बालू का जो स्तूप है मैदानी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं, लेकिन मरुस्थलीय प्रदेशों की अपेक्षा ये बालू का स्तूप की ऊंचाई कम है। यह प्रदेश मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। यहाँ कोई नदी न होकर के छोटी छोटी अंतः प्रवाहित धाराएं हैं जो कुछ दूरी तक बहकर विलुप्त हो जाती हैं। यानी यह आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है।
इनमें मेघा और उपनगढ़ प्रमुख हैं जो अरावली पहाड़ियों से निकल करके सांबर झील में गिर जाती हैं। कातली नदी भी अरावली से निकल कर उत्तर पश्चिम प्रवाहित होती हुई राजगढ़ के निकट रेत में समा जाती है। इस प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा से बालुका स्तूपों पर वनस्पति है, यानी थोड़ी वर्षा पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण बालुका स्तूपों पर वनस्पति का विकास हुआ है। अधिकांश अर्धवृत्ताकार बालुका स्तूपों का विस्तार है, किंतु देशांतरी में विच्छिन्न बालुका स्तूप भी मिलते हैं। अनेक लवणीय गर्त झीलें भी पाए जाते हैं जिनको रन कहा जाता है। डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, कुचामन आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सांबर की नमक झील जो न केवल राजस्थान अपितु भारत में अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण जयपुर में लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील। संपूर्ण झील लगभग 25 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ाई के में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसका जो कैचमेंट एरिया है वो नागौर में भी आता है सांबर झील का, और राजस्थान के भारत के लगभग 10% नमक का उत्पादन अकेले सांबर झील के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नमक बनाने का एक प्लांट भी सांबर साल्ट लिमिटेड स्थापित किया हुआ गया है, और आजकल यहाँ पर सांबर झील के निकट एक पर्यटन क्षेत्र भी विकसित करने का प्रयास सरकार कर रही है। फिर घग्गर का मैदान। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है जिसका निर्माण घग्गर नदी के बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहा गया है, यानी डेड रिवर किसको कहा गया है, घग्गर नदी को कहा गया है, क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट है कि वर्षा काल में न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ आ जाती है। वर्तमान घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन नदी है जिसका उद्भव हिमालय से हुआ है। घग्गर का तल जिसे स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है का विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। इसकी एक शाखा दसदस्ती की शुष्क घाटी नौर भादरा में स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदानी क्षेत्र है तथा सिंचाई सुविधा को विस्तार से इस राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। प्रारंभ में यहाँ पर गंग नहर के द्वारा और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होने से मरुस्थलीय भूधर से भी परिवर्तित हो गया है। यानी इस क्षेत्र के अंदर से पहले गंग नहर और अब वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के आने से ये क्षेत्र जो है यहाँ की इकोलॉजी पूरी चेंज हो गई है, और अब क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र ना होकर के एक राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने लगा है, और यहाँ पर चारों तरफ से पेड़ पौधों का और वन्य क्षेत्र का विकास भी हुआ है, और फसली क्षेत्र के कारण यहाँ पर ग्रीनरी छा गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे।